Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. One of the most iconic dialogue by Tony Stark aka Iron Man from The Avengers. मैं एलॉन मस्क हूं। लोग मुझे सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान कहते हैं। लोग कहते हैं एलॉन मस्क रियल लाइफ का आयरन मैन है। हाँ, ये सच है। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। जो चाहे वो कर सकता हूं, जैसे चाहे वैसे रह सकता हूं, जिसे चाहे उसे खरीद सकता हूं। लेकिन मैं लाइफ की और इस अर्थ की अनसर्टेनिटी को जानता हूं। एक छोटा सा एस्टेरॉयड भी अर्थ से लाइफ खत्म कर सकता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि दुनिया के सभी स्पीसीज जिंदा रहें, हमेशा के लिए। बस इसलिए मैंने जी जान से मेहनत की। मैं जल्द ही इंसानों को और दूसरे स्पीसीज को मार्स पर बसा दूंगा। और रही बात अर्थ की, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही ख़त्म कर रही है, तो उसके लिए मैंने सोलर सिटी और टेस्ला जैसी कंपनीज बनाई हैं। मेरी इसी जिद ने मुझे सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान बना दिया है। और रही बात मेरे पैसों की, तो आधा इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए लगाऊंगा और आधा मार्स पर सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए लगाऊंगा। चलिए आज अपने बारे में शुरू से बताता हूं। मेरे नाना जोशुआ हेल्डीमैन कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रिटोरिया में सेटल हो गए थे, मगर कभी कभी वे नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। मेरी माँ मे हेल्डीमैन और मेरे पिता एरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही मेरा यानी एलॉन का जन्म हुआ। मैं 28 जून 1971 को पैदा हुआ। मेरे पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वहीं माँ मे एक डाइटिशियन थी। मेरे अलावा उनके 2 बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। मैं बचपन से ही सब कुछ जान लेना चाहता था, इसलिए 5 साल की उम्र से किताबें पढ़ने लगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, जिस पे अब मूवी भी बन चुकी है, और द हिच हाइकर गाइड टू गैलेक्सी मेरी पसंदीदा किताबें थीं। साथ ही मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें मैं तब पढ़ता था जब मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थीं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार था। मगर जब मैं 8 साल का हुआ तो माँ बाप का तलाक हो गया था। मैं और मेरे भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। मेरे पिता खुश मिजाज नहीं थे, इसलिए मुझे कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। जब मैं 10 साल का था तब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा। मैं इसे देखकर इतना हैरान हुआ कि अपने पिता से अपने लिए कंप्यूटर खरीदने की जिद की। और जब मेरे पिता मेरे लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में ही मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। जब मैं स्कूल जाने लगा तो वहाँ मेरे साथ कुछ अलग ही अनुभव हुआ। स्कूल में अक्सर मुझे परेशान किया जाता था। एक बार मेरे साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे मुझे गहरा सदमा लगा। मैं सीढ़ियों पर बैठा कुछ खा रहा था, तभी एक लड़के ने पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से मैं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसके बाद उस लड़के ने मुझ पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। मुझे इतनी चोट आई कि तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से मेरा पूरा बदन सन गया था। पूरी तरह ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा और उसके बाद ही मैं स्कूल जाने लायक हुआ। पूरे 4 सालों तक मैं उसी खौफ के साए में जीता रहा। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही मुझे हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार मुझे अपना स्कूल ही बदलना पड़ा। जब मैं 17 साल का हुआ तो मैंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया, क्योंकि अमेरिका में अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते थे। जब मेरे परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो मुझे निकल भागने का एक मौका मिल गया था। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब हम घर से कनाडा जाने के लिए निकले थे तो हमारे पास वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपना 18वां जन्मदिन मैंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जिन्हें मैं ठीक से जानता तक नहीं था। इस दौरान मैंने कुछ और जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले जाना और लकड़ियां काटना। साल 1989 में मैंने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर मेरी मुलाकात मेरी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। कॉलेज की पढ़ाई ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव लाए। मैं अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करता था, जिसका मेरे क्लासमेट मजाक उड़ाया करते थे। बाद में मैं उन लोगों से मिला जिनसे मेरे विचार मिलते थे।
अपने खाली वक्त में मैं कंप्यूटर ठीक किया करता था, जिससे मेरी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती। मैं अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करता था। 2 साल बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहाँ मैंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करता था। मैंने और मेरे खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में मैं वाइल्ड पार्टीज रखता और जो लोग पार्टी में आते उनसे $5 पर हेड के हिसाब से वसूलता। मैं अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडियाज़ भी सोचा करता था, और उन्हीं में से ऐसा ही एक आइडिया था द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी सोलर पावर का महत्व। मैंने दावा किया कि आने वाले समय में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेज़ी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। मैंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स हैं जो बड़ी तादाद में एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज़्यादा पावर दे सकती हैं। मैंने तभी इलेक्ट्रॉनिक कार और रॉकेट्स के बारे में भी सोच लिया था। मेरे प्रोफेसर्स ने मेरे इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ़ की थी। मैं हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेता था। मुझे ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मैं अपने लिए एक ऐसा करियर चाहता था जिससे मैं पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकूं। मैं अक्सर स्पेस, रीयूजेबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करता था। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। उन दिनों सिलिकॉन वैली फ़ोटो शेयर करने में बिजी था और मैं दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहा था। साल 1994 में किम्बल और मैंने कई रोड ट्रिप साथ की। हम दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार मैंने सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगा, और जब मैंने स्कूल ख़त्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था Zip2। ये येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और मेरी जानकारी दी हुई है। मैं इसके लिए कोडिंग करता था और किम्बल उन साइट्स को डोर टू डोर सेल किया करता था। मगर ज़्यादातर बिजनेसमैन को पता ही नहीं था कि Zip2 आखिर है क्या। मुझे अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। आखिरकार एक इन्वेस्टर ने मेरे काम में रुचि ली और $3 मिलियन का इन्वेस्ट किया। Zip2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर मुझे मेरी ही कंपनी ने मैनेजमेंट से निकाल दिया और मैं अब सिर्फ चीफ टेक्निकल ऑफिसर था। Zip2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। साल 1998 में 300 मिलियन की डील के साथ Zip2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले मेरी कंप्यूटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को खरीदा। मगर सब कुछ आसान नहीं था। मैं CEO बनना चाहता था। एक दशक बाद मैं कैनेडियन बैक पेपर से एक मल्टी मिलियनियर बन चुका था, वो भी सिर्फ 27 साल में। मैं कुल मिलाकर $22 मिलियन का मालिक था। मेरे पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और स्पोर्ट कार थी। मैं अपनी मैक्लारन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करता था। जब मैं इंटर्न कर रहा था, मेरे दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। मैंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें यह आइडिया जमा नहीं। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटा रहा। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर मैंने 12 मिलियन इन्वेस्ट किए। मैंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। मेरे एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो एलन को बाकियों से अलग करती है। मैं रिस्क लेकर अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहा था, और इस तरह की डील फ़ायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी कर सकती है। Zip2 एक साफ सुथरा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मैं इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरा था। मुझे लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है, मैं उनसे बेहतर कुछ कर सकता हूं। मैंने Zip2 को एक फ़ायदेमंद इन्वेस्ट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया।
लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए मैंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया। X.com अब जायज़ रूप से फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसे सुविधाएं मौजूद थीं। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मैं उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहा क्योंकि मैं चीज़ों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहता था। X.com ने एक क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पेपाल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफ़ी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपाल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपने कंप्यूटर को इन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मेरे पास अभी भी कंपनी के ज़्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया। मगर फिर X.com और को इन्फिनिटी के बीच अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ के एक ग्रुप ने मुझे कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग की। मुझे हटा के वे को इन्फिनिटी के पीटर थियल को CEO बनाना चाहते थे। इस दौरान मैं अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहा था। मुझे जब इस बात का पता लगा तो मैंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी। मैं उस कंपनी में अपनी पावर खो चुका था जिसे मैंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपाल के नाम से रीब्रांड की गई। कंपनी एडवाइज़र के तौर पर मेरी नौकरी सिक्योर थी। मैंने और पैसा इन्वेस्ट किया। अपना स्टॉक बढ़ाकर मैं पेपाल के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बन गया। इस वक्त तक मेरा .com का बुखार अब उतरने लगा था। पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर 240 मिलियन हो चुका था। अब ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी जो अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपाल को eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। टैक्स काटने के बाद भी अब मेरे पास $180 मिलियन थे। पेपाल .com बबल से बच निकला था। ये सब मेरी बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में मेरी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बाद भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपाल एक विनर बनकर उभरा। जून 2001 में जब मैं अपने 30वें साल में था, तब मैं और मेरी पत्नी सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। अब मैं अपने सपने, स्पेस ट्रैवल और रॉकेट शिप्स पर ध्यान दे सकता था और इसके लिए लॉस एंजल्स से बढ़कर कोई और बढ़िया जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ का मौसम एरोनॉटिक्स के लिहाज से अच्छा था। मैंने अपने जैसे ही कुछ लोग ढूंढ लिए। मैंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन किया जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांस लाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। ये कैप्सूल के आकार का बनने वाला था जो अर्थ के चक्कर लगाए और इसके क्रू मेंबर चूहे बनने वाले थे। मैंने $5 लाख मार्स सोसाइटी और इसके प्रोजेक्ट के लिए दिए। मैंने सुझाव रखा कि ट्रांस लाइफ मिशन को मार्स तक ही एक्सटेंड करना चाहिए। एक दिन मैं नासा की वेबसाइट ब्राउज कर रहा था। मुझे दुख हुआ क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था। मैंने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। मैंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पर रखा। मैंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्मेंस स्टडी किया। उस वक्त के रॉकेट सिर्फ रसियन बनाते थे। बोइंग और लॉक हील बहुत ज़्यादा महंगे थे और बड़े से बड़े सैटेलाइट्स उठा सकते थे, लेकिन मैं इनसे भी कुछ सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहता था जो रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हो। फिर क्या, मैंने अपना सारा पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने में लगा दिया। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें मेरे साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजलिस के वे लोग भी जुड़े जो स्पेस एंथुजियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। हालांकि इस दौरान मेरे परिवार में एक दुखद घटना घट गई। मेरी पत्नी जस्टिन ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम नेमेंडा अलेक्जेंडर मस्क रखा गया था, लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो बच्चा चल बसा। हुआ यूं कि एक रात मैं और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। नेमेंडा गहरी नींद में पीठ के बल सो गया था। कुछ देर बाद जब हम उसे देखने गए तो हमने पाया कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। डॉक्टर्स इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। इसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। उसे 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। बच्चा जब मरा तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह बुरी तरह रो रही थी। जस्टिन को लगता था कि बच्चे की मौत का जिम्मेदार मैं हूं।
हमारे बीच दरारें बढ़ने लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। मैं ज़्यादा दिन सदमे में नहीं रह सकता था। मेरी फितरत ही आगे बढ़ने की है और मुझे लगता है कि यही मेरे सरवाइव करने का तरीका है। मैंने अपना सारा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। अगले 5 सालों में जस्टिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिपलेट्स को। मतलब एक बच्चा खोने के बाद अब मेरे 5 बच्चे थे। बीती बातों पे शोक मना के किसी का कभी भला नहीं हो सकता, उल्टा परेशानियां ही बढ़ती चली जाती हैं। पृथ्वी पे समय लीनियर है और ये सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए हमें भी बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। खैर, मैं भी आगे ही बढ़ रहा था। साल 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जेबी स्ट्रॉबेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी। उसने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए, मगर हर बार स्ट्रॉबेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वो मुझसे मिले। मुझे इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। मैं तुरंत ही स्ट्रॉबेल को फंड देने के लिए राज़ी हो गया और हमारी ये पार्टनरशिप सालों तक चली। इस दौरान कई और लोग भी जुड़े जो बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे। इनमें से ही 2 लोग थे, मार्टिन इबरहार्ड और नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के मार्क टॉरपेनिंग। जुलाई 2003 में टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। यह कंपनी निकोलास टेस्ला के नाम पर रखी गई थी, जो इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे। इस तरह टेस्ला शुरू हुई और मैं उसका चेयरमैन और सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे BMW, ऑडी, ये सब सारे पार्ट्स बाहर से बनवाते हैं, लेकिन मैं टेस्ला के सभी पार्ट्स असेंबलिंग के साथ खुद ही बनाने वाला था। इस प्रोसेस में वक्त, एफर्ट और पैसा बहुत लगा। जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट तैयार किया, उस वक्त मैं दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। मैं पेपाल बनाकर पहले ही बहुत मशहूर हो चुका था। प्रेस मेरे बारे में छापना पसंद करती थी। लोग मेरे जैसे अजीब से नाम वाले मल्टी मिलियन के बारे में जानना चाहते थे। सब इस बारे में जानते थे कि मैंने इलेक्ट्रिक कार और स्पेसशिप्स पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटीज़ और अमीर बिजनेसमैन के साथ मेरा उठना बैठना था। कुल मिलाकर मैं किसी शोमैन से कम नहीं था, मगर असलियत में मैं परेशानी से गुजर रहा था। मेरी परेशानी का कारण थी टेस्ला और स्पेसएक्स की फाइनेंशियल हालत। इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट लॉन्च पर मेरा बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। प्रेस भी मेरे फेल प्रोडक्ट्स के लिए मेरी जमकर खिंचाई कर रहा था। और इस सब से बढ़कर परेशानी थी मेरी निजी ज़िंदगी की मुश्किलें। मेरी पत्नी जस्टिन के साथ मेरा रिश्ता लगभग टूटने के कगार पर था। टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रोडस्टर को रिक्रिएट करने की ज़रूरत थी। स्पेसएक्स भी फाल्कन 1 के लॉन्च की तैयारी में था। दोनों प्रोजेक्ट्स में मुझे समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था। मैं ज़्यादातर अब अपने काम में ही बिजी रहने लगा था और हफ्ते के 7 दिन ऑफिस में ही रहता था। घर से मेरा नाता लगभग टूट ही गया था। जस्टिन को लगने लगा कि वो मेरी सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई है, ना कि लाइफ पार्टनर। जून 2008 में मैंने जस्टिन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जस्टिन ने अपना दुख खुलेआम अपने ब्लॉग में व्यक्त किया। वे अपने ब्लॉग में मेरे और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में लिखा करती थी। बिल ली, जो मेरे दोस्त और एक इन्वेस्टर थे, मेरी दिमागी हालत को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने मुझे अपने साथ लंदन में छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट किया। लंदन के स्ट्रिप में मेरी मुलाकात तालुला रिले से हुई, जो बाद में मेरी दूसरी पत्नी बनी। 22 साल की इंग्लिश एक्ट्रेस से मेरी ये मुलाकात एक सेट पर थी। मुझे डिप्रेशन से बचाने के लिए लंदन की इस पूरी ट्रिप में रिले मेरे साथ रही। हम खूब बातें करते और डिनर पर साथ जाया करते थे। जब हम लॉस एंजलिस वापस आए तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद रिले भी मेरे पास आ गई। मैंने रिले को बताया कि मेरे पहले से ही 5 बच्चे हैं और ये भी कि मेरा जल्द ही तलाक होने वाला है। बावजूद इसके मैंने रिले को जब प्रपोज किया तो रिले ने हाँ बोल दिया। ये वाकई एक तूफ़ानी रोमांस जैसा था। मुझे अपनी कंपनियां चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, रिले उन सब परेशानियों की गवाह थी। खैर, समय के साथ मेरा जुनून बढ़ता जा रहा था, लेकिन नाकामयाब प्रोडक्ट और लॉन्च की वजह से मेरी दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थीं। मुझे अपनी कीमती मैक्लारेन F1 बेचनी पड़ी, जिस पर मुझे बहुत नाज था। साल 2008 के आखिर में मैंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से स्पेसएक्स और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की। मेरी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ ने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए पैसे की पेशकश भी की। मुझे हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई पाई जोड़नी पड़ रही थी। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, क्योंकि उसी दौरान
नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रीसप्लाई कर सके। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि ये स्पेस एक्स को ही मिले। जहाँ तक टेस्ला की बात थी, मैंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से बात की। मैंने अपना बचा खुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया। और तो और मेरी कंपनी सोलर सिटी के अपने कुछ स्टॉक्स भी बेच डाले। किस्मत से 23 दिसंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने ISS प्रोजेक्ट के लिए स्पेस एक्स को चुन लिया है। एजेंसी कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें $1.6 बिलियन दे रही थी। उस वक्त मैं किम्बल के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गया हुआ था। जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, मैं खुशी से रो पड़ा था। मैं खाली हाथ अमेरिका आया था। मैंने अपना एक बच्चा खोया था और मेरा तलाक लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था। मैं अपनी सभी कंपनी से हाथ धोने की कगार पर था और मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत पानी में मिलने जा रही थी। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे खुद पे फेथ और बिलीव था। मैं बहादुरी के साथ इस दुख भरे दौर से निकल कर बाहर आया। जैसा कि मेरे एक दोस्त का कहना था, जो उसके साथ 2008 में हुआ, कोई और होता तो शायद झेल नहीं पाता। मगर एलॉन न सिर्फ इसे सहा, बल्कि वो मेहनत करता रहा और अपने मजबूत इरादों में डटा रहा। अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद मेरी मिसाइल, जिसका नाम फाल्कन 9 था, स्पेस तक पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। यह अलग अलग देशों और कंपनियों के लिए सैटेलाइट लेकर स्पेस में जाता था। ये रॉकेट ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई भी डिलीवर करता था। फाल्कन 1 के बाद से ही मैंने परफेक्ट रॉकेट शिप बनाने में काफ़ी पैसे खर्च किए। सालों तक मेरे इंजीनियर्स ने कोशिश की, मगर हर बार फेल होते रहे। आज स्पेस एक्स महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है। अपने लोकल और इंटरनेशनल कंप्यूटर्स को पछाड़ कर ये मैदान में डटा हुआ है। बाकी कंपनीज बाहर से मंगाए सप्लाईज पर निर्भर रहती है, लेकिन स्पेस एक्स पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में मेरी रॉकेट की कीमत भी बहुत कम है। मैं और मेरे इंजीनियर्स की टीम हमेशा ही स्पेस एक्स को और बेहतर बनाने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। मेरे बनाए रॉकेट रीयूजेबल हैं, वो धरती पर लौट सकते हैं। इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। स्पेस एक्स इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि मैं हद से ज़्यादा मेहनत करता हूँ और छोटी से छोटी चीज़ पर भी मेरा पूरा ध्यान रहता है। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं स्पेस फ्लाइट्स को और भी सस्ता और प्रैक्टिकल बना सकूँ। अगर हमारे पास पर्याप्त रॉकेट सप्लाई हो तो शायद भविष्य में मार्स पर कॉलोनी बनाई जा सके। बाकी की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है, लेकिन स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स और स्पेसशिप को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। मैं साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करने की नई नई कोशिशों में जुटा रहता हूँ। मैंने आयरन मैन 2 में एक छोटा सा कैमियो भी किया था। खैर, टेस्ला मोटर्स ने 2012 से ही एस सेडॉन का मॉडल बाजार में उतार दिया था। ये लग्जरी कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और सिंगल बैटरी रिचार्ज पर 300 मील की दूरी तय करती है। इसकी रफ्तार है 4.2 सेकंड्स में 60 माइल पर आवर। इसमें 2 ट्रंक है और इसकी सीट कैपेसिटी 7 लोगों की है। ऑयल कारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और मशीनरी के बगैर मॉडल एस लगभग बिना किसी शोर के चलती है। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है। इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी है। मॉडल एस बाकी लग्जरी सेडान गाड़ियों से हर मामले में आगे है। इस कार के अंदर एक 17 इंच की टच स्क्रीन है, जहां से ड्राइवर कार के सभी कंट्रोल जैसे स्टीरियो, वॉल्यूम एडजस्टिंग या एयर कंडीशन वगैरह कंट्रोल कर सकता है। इसमें नेविगेशन और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। इसलिए तो मॉडल एस को जगह घेरने वाली भारी भरकम डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे चलाने वालों को किसी चाबी या इग्निशन बटन की ज़रूरत नहीं। इसमें बैठते ही इसका सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और कार खुद स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉडल एस को हाईवे के किनारे बने किसी भी सोलर पावर स्टेशन पर फ्री रिचार्ज किया जा सकता है। ड्राइवर सीधा जाकर मॉडल एस के स्टोर में जाकर इसे खरीद सकता है या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक कार सीधे आपके घर या ऑफिस या जहां आप चाहें वहां डिलीवर कर दी जाएगी। क्योंकि इसे ट्यून अप या ऑयल चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मॉडल एस की मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अगर कभी रिपेयर की ज़रूरत पड़े तो टेस्ला के इंजीनियर आकर इसे खुद लेकर जाएंगे। टेस्ला ने एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया है जो मॉडल एस के साथ मिलता है। इससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं।
इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके, जैसे कि फास्टर रिचार्ज, टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक कार को लगभग एक गैजेट ही बना दिया है। जैसा कि इससे पहले खरीदारों में से एक का कहना है कि इसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल दिया है। ये पहियों पर रखा एक कंप्यूटर है। मैं अपने कज़न राइव ब्रदर्स के साथ साउथ अफ्रीका में पला बढ़ा था। .com बबल के आने से पहले मैंने एवर ड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी। ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे। मैंने सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाहिए। उस वक्त तक सोलर पैनल खरीद कर इंस्टॉल करना ग्राहकों के लिए काफ़ी मुश्किल काम था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि घर की छतों पर लगे सोलर पैनल को पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलेगी। राइव भाइयों ने 2006 में सोलर सिटी की शुरुआत की। कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल सकता था कि सोलर एनर्जी सोर्स किसी भी जगह के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास एम्प्लॉयज़ की एक टीम भी थी। इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पर भी लिया जा सकता था और मैं इस सोलर सिटी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। मेरे पास 30% कंपनी का हिस्सा था। 6 साल बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर कंपनी बन गई। घरेलू इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट और इंटेल आदि को देते थे। साल 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेटवर्थ 7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। मैंने देखा कि सिर्फ घंटे भर की सोलर एनर्जी से दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड 1 साल तक पूरी की जा सकती है। इसका तरीका यह था कि बैटरी पैक्स को चार्ज रखा जाए जिन्हें रात के समय और बिजली जाने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बेहतर क्वालिटी के सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला जाना चाहिए। साल 2014 में ये सब मुमकिन कर दिखाया। तीन कंपनियों ने अलग अलग फील्ड्स में अपना शुरुआत बेहद मामूली तरीके से की। अब इन्हें कोई भी नहीं जानता था, मगर ये मेरी कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन साबित हुईं। साल 2025 में टेस्ला की बनाई 6 गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी। आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी। फ्यूचर में स्पेस एक्स वीकली फ्लाइट से हर हफ्ते कार्गो और इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। इसके रियूजेबल रॉकेट्स मून का चक्कर काट कर धरती पर वापस ठीक उसी लोकेशन पर लौट आया करेंगे जहां से लॉन्च हुए थे और मून के बाद स्पेस एक्स की अगली मंजिल होगी मार्स। मेरी सभी कंपनियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मेरी कंपनी सोलर सिटी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल प्रोवाइड करती हैं। टेस्ला बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें सोलर सिटी बेचती है। स्पेस एक्स और टेस्ला अपने प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर पर नॉलेज शेयर करती हैं। तीनों ही कंपनियां मेरे भविष्य के सपने को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं इंसानियत के लिए ऐसी एनर्जी चाहता हूं जो कभी खत्म ना हो सके, जिससे मानवता का विनाश होने से रोका जा सके। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसे हर हाल में बचाया जाना चाहिए। अभी के लिए हमारे पास इस पूरे यूनिवर्स में एक ही घर है और वो है पृथ्वी। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस घर का ख्याल रखें। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी और एक दिन मैं हम सभी के लिए एक और घर बना दूंगा मार्स पर। मेरी ज़िंदगी में ढेरों परेशानियां आई, लेकिन मैं कामयाब रहा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो था क्लियर विज़न। मुझे पता था कि मुझे क्या पाना है। जब आपको पता होता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है तो हाथ पैर मारना शुरू कर दो और तब तक ना रुको जब तक वहाँ पहुँच ना जाओ। दोस्तों, ये बुक एशली वेंस ने लिखी है और इसे पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है और मेरा ये समरी बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं रीडर्स को मोटिवेट कर सकूँ बुक खरीदने के लिए। कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। क्या है ना कि नोटिफिकेशन आती रहेंगी। आप भी अपनी तरफ से कोई भी बुक या कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोशिश करूँगा कि उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। और एंड में थैंक यू फॉर वॉचिंग।